सीन शिफ्ट होता है जहाँ उड़ियो की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने तीनों श्राइन मेडन्स खड़ी थी और ये पहले के मुकाबले काफी मैच्योर दिख रही थी। फिर वो उड़ियो से उसके किए प्रॉमिस को याद दिलाती हैं तो उड़ियो पूछता है कौन सा प्रॉमिस। वो कहती हैं वही कि तुम जब डॉक्टर और प्रिस्ट दोनों बन जाओगे तो हमसे शादी करोगे। अचानक से उड़ियो की आंख खुलती है जिसके सामने तीनों लड़कियां पूछ रही थी कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा। उड़ियो यहाँ रिलीफ महसूस करता है कि हस वो एक सपना था। इधर दूसरी तरफ माहिरू आई थी यूमिको से मिलने, जो थैंक्स कह रही होती है यूमिको का क्योंकि उसकी वजह से ही एक अनाथ उड़ियो को घर मिल गया। यूमिको कहती है अरे कोई बात नहीं, चिदोरी को भी अपनी पोतियों के लिए और श्राइन के लिए कोई चाहिए था तो बस चीजें ऊपर वाले की मर्जी से बनती चली गई। माहिरू कहती है वैसे मैं भी मिली उनकी पोतियों से, वो तीनों ही काफी क्यूट हैं और उड़ियो के लिए सही भी हैं। यूमिको कहती है तुम तो बिल्कुल उसके माँ की तरह बात कर रही हो। माहिरू कहती है और आप भी तो। सीन पास्ट में जाता है जहाँ 6 साल पहले जब यूमिको आमागामी श्राइन की मेडन के गुजर जाने पे मिलने आई थी। वो यहाँ चिडोरी से पूछती हैं कि इस श्राइन का आगे क्या होगा। चिडोरी कहते हैं जब तक मेरे से होगा मैं थोड़ा थोड़ा विजिटर्स के साथ इसे चलाऊंगा। तभी डोर पे वजन पड़ने से वो टूट जाता है और तीनों छोटी मेडन्स अंदर आ जाती हैं और कहती हैं क्या आप हमें अपना शिष्य बनाओगी। यूमिको तीनों को लेके अपने श्राइन आती है और इन्हें मेडन्स के उसूल और आदर्श सिखा रही होती है और कोई भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। यूमिको इनसे काफी परेशान होने लगी थी। वो एक एक चीज कैसे किसी को अदब से झुककर रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे पत्ते मूव कराते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रही होती है। फिर भी असाही से यहाँ नहीं हो पा रहा था तो यूमिको उसको डांट लगाती है जिससे असाही रोने लगती है, पर वो उसे चुप भी नहीं कराती और ऐसे ही ट्रेनिंग का पहला दिन खत्म होता है। यूमिको डोर के पास खड़ी सोच रही थी कि उसके लिए ये कितना हार्ड होने वाला है 3 छोटी बच्चियों को मेडन्स के लिए तैयार करना। तभी उसे असाही की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी हम घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे और कल से और ध्यान और हार्डवर्क करेंगे और श्राइन मेडन्स तो बन के ही रहेंगे जिससे मॉम को हम पे प्राउड महसूस हो। और सभी बहनें इस बात पे हामी भरती हैं। यूमिको को भी उनकी बातें सुन अच्छा लगता है। अगले दिन से वो सभी सिखाई गई चीजों को ध्यान से करती हैं और सभी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। और यूमिको के मन में तब से ही एक सवाल जन्म ले लिया कि क्या ये करने में इन्हें सच में खुशी मिलती भी है या सिर्फ ये अपनी मॉम के फुटस्टेप का पीछा कर रही हैं। और यूमिको को भी इन्हें ट्रेन करने में काफी अच्छा लगने लगा और वो ट्रेन करती गई। फिर वो दिन भी आ गया जब इनकी सालों की ट्रेनिंग खत्म होती है और श्राइन मेडन्स यूमिको का थैंक्स कह के जा रही होती हैं। यूमिको कहती है भले ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है पर तुम तीनों को अभी कुछ भी नहीं आता, इसलिए कुछ दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। तीनों मेडन्स कहती हैं आप तो बिल्कुल मॉम जैसी बातें करती हो। प्रेजेंट में इधर दूसरी तरफ सेम अपनी ट्रेनिंग की स्टोरी लड़कियां उड़ियो से बता रही होती हैं और कहती हैं कि कैसे ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उन्हें यूमिको की आदत सी हो गई थी। उनका भी मन करता था यूमिको से मिलने का और वो अक्सर बिजी रहती थी और हम उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहते थे। इधर यूमिको आगे बताती हैं कि कैसे चिडोरी ने इन बच्चियों के लिए उड़ियो के साथ श्राइन चलाने के लिए तो कह दिया, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी को भी इस चीज का प्रेशर लेना चाहिए। इसके जगह उन्हें अपने अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए और मैं ना तो उनकी माँ हूँ ना ही कोई फैमिली मेंबर, इसलिए ये बात कह के मैं उनकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। यहाँ माहिरू और उधर उड़ियो दोनों एक दूसरे के साथ बिताए दिनों को भी याद करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि तुम किसी के लिए परेशानी का कारण बन रहे हो या नहीं, ये बिना उसके पास जाए उससे बात किए कैसे पता चलेगा। शायद हो सकता है उसे भी तुम्हारी जरूरत हो और अगर ऐसा है तो फिर तुम भले ही ब्लड रिलेटेड ना हो पर कहलाओगे एक फैमिली ही। जो सुन यूमिको और इधर तीनों लड़कियां काफी खुश होती हैं। तभी इन्हें यूमिको का मैसेज आता है और सभी एक ब्रिज पे मिलते हैं और उड़ियो का तो प्लान था कि वो यहाँ से बस यूमिको को बाय करके निकल जाएगा। फुल मून नाइट था और यूमिको इनसे पूछती है क्या सोचा तुमने अपने फ्यूचर के बारे में। उड़ियो सोचता है यार तो हमेशा की तरह चंचल दिख रही है, यूना भी खुद को फोर्स ही कर रही है और असाही ने टोक्यो जाने का भी प्लान कैंसिल कर दिया। उड़ियो भी सोच ही रहा था कि ये सभी क्या आंसर करेंगे। तभी तीनों एक साथ हाथ खड़ा कर कहती हैं वो तैयार हैं श्राइन संभालने के लिए। जब तीनों को रियलाइज होता है कि उन्होंने एक ही सोच रखा है, ये देख वो आपस में बात करने लगती हैं। असाही बताती है दौड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी बहनों के साथ रहना और श्राइन की हेड ऑफ पब्लिसिटी तो मैं ही हूँ। याई कहती है नहीं मुझे विजिटर्स के लिए टैलिस्मेंट और गिफ्ट बनाना आता है, जिस वजह से मैं ही श्राइन के लिए सही ऑप्शन हूँ। यूना कहती है देखो ये सब मुझ पे छोड़ दो तुम दोनों, क्योंकि मैं खुद को फोर्स नहीं कर रही इस चीज के लिए, मैं ये करना चाहती हूँ। उड़ियो हैरानी से ये सब देख सोच रहा था कोई शक नहीं कि तीनों के दिमाग में एक ही ब्रेन सेल है। यूमिको इनसे पूछती है क्या ये तुम्हारा आखिरी जवाब है। लड़कियां कॉन्फिडेंट होकर कहती हैं हाँ और अपनी मॉम की इमेज को याद करके कहती हैं वो उनके नक्शे कदम पे श्राइन को आगे बढ़ाएंगी। यहाँ फिर तीनों अदब से एक साथ झुक करके यूमिको से रिक्वेस्ट करती हैं कि उनकी मदद करने।
युमिको को ये देख करके काफी अच्छा लगता है कि तीनों उसकी दी गई ट्रेनिंग को नहीं भूली। तभी उड़ियू कहता है, ऐसे कैसे आप पूरी श्राइन की जिम्मेदारी इन 3 अनाड़ी लड़कियों पे छोड़ सकती हैं? आप इनकी टीचर हैं तो आपको इन तीनों पे नजर रखना ही होगा। युमिको कहती है, बिल्कुल सही। फिर वो लड़कियों से कहती हैं, तुम सबके आंसर गलत थे। तुम्हारी सोच अच्छी है या तुम्हें ये विरासत में मिला है, इस वजह से सिर्फ तुम में से किसी को श्राइन चलाने नहीं दिया जा सकता। इसके लिए मैं तुम्हारी हार्ड ट्रेनिंग करवाऊंगी और तब तक तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बुला लेना। लड़कियां कहती हैं, क्या हम आपसे ऐसे भी मिलने आ सकते हैं? युमिको कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती हो। जो सुन सभी काफी खुश होती हैं और युमिको यहाँ कहती है, तो तुम तीनों ने ही श्राइन चलाने का डिसीजन लिया है और वो अच्छे से चल सके इसके लिए उड़ियू से शादी करने के लिए भी तो तुम तीनों ही तैयार हो ना? फिर वो उड़ियू से पूछती हैं, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? यहाँ उड़ियू युमिको की कही बात को याद करता है कि श्राइन का सक्सेस होना तुम्हारे ही डिसीजन पर डिपेंड करेगा। युमिको उड़ियू के आंसर का वेट कर सोच रही होती है माहिरू की बातों को कि उड़ियू जरूर एक अच्छा आंसर देगा इसका। उड़ियू यहाँ कहता है कि वो अपने डॉक्टर बनने के सपने को तो नहीं छोड़ सकता और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। फिर वो अपना फोन निकाल के अनाथ आश्रम के 2 बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, वो अपना बेस्ट रिप्लेसमेंट देगा। युमिको यहाँ माहिरू की बात को याद करती है कि उड़ियू शुरू में किसी से भी बात नहीं करता था और जब उसने इस पर से काबू पा लिया तो वो आश्रम का बेस्ट स्टूडेंट बन के निकला, इसलिए वो उन लड़कियों का भी अच्छा साथी बनेगा। इधर उड़ियू कहता है वो हर तरह से लड़कियों के सपनों को पूरा करने के लिए सपोर्ट करेगा। उसकी आंसर सुन युमिको सोचती है, तुम बिल्कुल सही थी माहिरू। इधर लड़कियां उड़ियू की दिखाई फोटो में से बात करी होती हैं। असाई कहती है, मेरा वाला तो अमीर होना चाहिए। यूना कहती है, अमीर नहीं भी हो तो मुझे चलेगा और वो गॉड में बिलीव जरूर करता हो। लेकिन याई यहाँ कहती है, पर मुझे तो उड़ियू का रिप्लेसमेंट इसमें कोई दिख ही नहीं रहा। जो सुने सभी काफी हैरान होती हैं। असाई कहती है, हाँ वैसे ये बात तो सही है डॉक्टर साहब। यूना भी कहती है, अगर श्राइन चलाने के लिए मुझे उड़ियू को भी चुनना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। असाई कहती है, फिर तो हम तीनों ही उड़ियू से शादी कर लेते हैं। जस्ट इसी टाइम रेनबो शावर होता है जिसके चमक से सभी उड़ियू पे गिर पड़ते हैं और उड़ियू को यूना की कही वो बात याद आती है कि फुल मून में रेनबो शावर के साथ सफर तय करते समय कही गई बात सच हो जाती है। सभी लड़कियां उड़ते हुए बातें कर रही थी कि कहीं असाही की कहीं बात सच ना हो जाए। यूना जिसने ये बात खुद बताया था वही कहती है, नहीं नहीं ये बस एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इधर युमिको सोच रही होती है, मैं इंतजार नहीं कर पा रही कि ये कौन सा रास्ता अपने लिए चूज करेंगे। फिर वो उड़ियू को इनका ध्यान रखने बोल घर जाने को कह देती हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद। उड़ियू सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है और सभी को आवाज देता है तो तीनों अपने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आती हैं क्योंकि उनका वेकेशन अब खत्म हो गया था। सभी खाने बैठी थी और याए पूछती है कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं शुरू किया? उड़ियू कहता है, मैं बस खाने ही वाला था। असाही पूछती है, वैसे तुम्हारा ट्रांसफर कौन से स्कूल में हो रहा है? उड़ियू कहता है, मुझे नाम तो याद नहीं है। यूना कहती है, अच्छा है मेरा स्कूल गर्ल्स ओनली है। उड़ियू कहते हुए अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है कि मेरा भी कोई शौक नहीं है खुद का हरेम बनाने का। सभी के जाने के बाद याय को ध्यान आता है कि यूना का स्कूल तो न्यू सेमेस्टर से कोएड होने वाला था और होता भी ऐसा ही है। उड़ियू यूना के स्कूल का पहला बॉय ट्रांसफर स्टूडेंट था और यहाँ उड़ियू का हाल बिल्कुल मेरे जैसा ही था, सहमा हुआ सा, जब मैंने इंटर में बायो ले लिया था। खैर यहाँ सभी लड़कियां उड़ियू को ही देखे जा रही थी। क्लास ब्रेक के समय वो उससे बहुत से सवाल भी करने आती हैं और बेचारा उड़ियू की नजरें तो यूना को तलाश रही होती हैं कि वो कैसे भी आके उसे इस सिचुएशन से बचा ले। यूना उसे टेरेस पे आने का इशारा करती है। बाहर आके उसे वार्न करती है कि वो चाहे जितना मटरगश्ती करना है करे, पर किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो एक दूसरे को जानते हैं। उड़ियू कहता है, पर इसमें दिक्कत क्या है? यूना कहती है, मैं नहीं चाहती कि बी सेक्शन के सी क्लास लोग कोई भी रूमर्स फैलाएं। अंदर आके उड़ियू सोच रहा होता है उसे अपने स्टडी पे फोकस करना है ताकि इस टॉप स्कूल की सिफारिश से उसे आगे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए जहां वो पढ़ना चाहता है। पर क्लास की मेनका रूपी लड़कियां हमारे तपस्वी की ध्यान भंग कर रही थीं। नेक्स्ट पीरियड के गैप के बीच मित्सुकी नाम की लड़की यूना को लेके उड़ियू के पास आती है, खुद को क्लास का मॉनिटर इंट्रोड्यूस करते हुए, और कहती है कि टीचर ने कहा है मैं तुम्हारा खास ध्यान रखूं, आखिर इतने बीमार में तुम ही एक अनाड़ हो। यूना यहाँ से कहते हुए चली जाती है कि उसे नेक्स्ट पीरियड के लिए रिवीजन भी करना है। मित्सुकी कहती है, कमाल है, यूना तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती। उड़ियू ये सुन कहता है, लगता है तुम दोनों काफी अच्छी दोस्त हो। मित्सुकी कहती है, हाँ पक्के वाले दोस्त, और मुझे लगता है तुम्हारी नजर मेरी बेस्टी पे है। फिर यहाँ वो उसके क्लास के अचीवमेंट्स के बारे में बताने लगती है और उसकी इंग्लिश बोलने के कमजोरी को भी, और ये भी कि वो एक श्राइन मेडन है जिस वजह से वो और पॉपुलर भी है स्कूल में।
उड़ियो यूना के बेस्ट बिहेवियर को जान करके सोचता है घर पे तो ये उन दोनों पे कितना चिल्लाती है। मित्सुकी यहाँ फिर उड़ियो को चिढ़ाते हुए कहती है अगर उसे पाना है तो तुम्हें उसकी बेस्टी से होकर गुजरना होगा। उड़ियो अब उसकी बकवास से परेशान हो गया था और बाथरूम के बहाने उठ साइड हो लेता है। कुछ देर बाद वो लौटता है तो जिम क्लास शुरू होने वाला था और जैसे ही वो गेट ओपन करता है गर्ल्स क्लास में ही ड्रेस एक्सचेंज कर रही होती हैं और उसे ऐसे देखते यूना देख लेती है। उड़ियो झट से गेट बंद करके सोचने लगता है अब तो यूना सभी से बता देगी और वो गया काम से। तभी मित्सुकी और यूना चेंज करके बाहर आती हैं और मित्सुकी कहती है अब वो अंदर जा सकता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उड़ियो सोचता है चलो इन लड़कियों को खास फर्क नहीं पड़ा सिवाय यूना के जो उसे देख आंखियों से ही गोली मार रही थी। उड़ियो सोचता है पता नहीं मेरे साथ इस स्कूल में और क्या क्या होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है घर पे। उड़ियो सभी बहनों के लिए लंच रेडी कर रहा था। असाही और याए उसे ग्रीट करती हैं, वहीं यूना तो अभी भी उसे चबा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उड़ियो कहता है मैंने उस चीज के लिए माफी मांगी ना। याए और असाही पूछते हैं कुछ हुआ है क्या। यूना कहती है नहीं कुछ नहीं। तभी सभी की नजरें उड़ियो के तैयार किए लंच बॉक्सेस पे जाती हैं और यहाँ याए और असाही तो देख खुश होती ही हैं, यूना का दिल भी पिघल जाता है टेस्टी खानों को देखकर। उड़ियो उनकी रिएक्शन देख पूछता है क्या हुआ। सभी बताती हैं कि कैसे उन्हें स्कूल में अच्छा खाना खाए जमाना बीत गया, वो बस 1.5 रुपए की डम्पलिंग खाकर लंच बिताते हैं। असाही कहती है पहले हमारी मॉम हमें हर रोज लंच बॉक्स देती थी। उड़ियो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हर रोज अपने साथ साथ 3 एक्स्ट्रा लंच बॉक्स भी रेडी कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। उड़ियो स्कूल में घुसता है और उसे ऐसा फील होता है कि वो किसी स्कर्ट के समंदर में घुस रहा है। पीछे से उसे मित्सु की आवाज देकर ग्रीट करती है और वो भी उसे ग्रीट करता है और यहाँ यूना आंखों आंखों में ही कह देती है कि मुझसे बात किए तो गए तुम काम से। मित्सुकी को ये देख करके अजीब लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट क्यों नहीं किए। वो उड़ियो से पूछती है यूना कभी ऐसा बिहेव नहीं करती और आज तो वो कैंटीन से डम्पलिंग भी नहीं खरीदी, तुम्हें कुछ पता है क्या। उड़ियो कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ नया आया हूँ ना। लंच टाइम पे यूना अपना लंच बॉक्स ओपन करती है और सभी लड़कियां देख के बात कर रही थी कि यूना का लंच कितना टेस्टी लग रहा है। तभी मित्सुकी की नजर उड़ियो के लंच पे जाती है और वो कहती है हे तुम दोनों का लंच सेम टू सेम है। जो सुन दोनों वहीं शॉक हो जाते हैं। यूना घबराते हुए कहती है अरे नहीं ये बस कोइंसिडेंस होगा, ऐसा नहीं है। पर वो कोई ढंग का बहाना नहीं दे पा रही थी। उड़ियो समझ जाता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। बात आगे बढ़े इससे पहले वो झट से एक ही बार में अपना सारा खाना मुंह में ठूस लेता है, ये सोचते हुए कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। पर मित्सुकी को तो कुछ दाल में काला दिखा था। सीन शिफ्ट होता है घर पे जहाँ उड़ियो टिफिन धो के कह रहा होता है लड़कियों से कुछ छुपाना सही में सबसे मुश्किल टास्क है। तभी वहाँ यूना आते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा। उड़ियो माफी मांगता है कि उसके लंच बॉक्स बनाने की वजह से वो पकड़ी जाती, इसलिए वो उसके लिए लंच बॉक्स अब से नहीं बनाएगा। यूना कहती है नहीं वो काफी टेस्टी था, याए और असाही को भी पसंद आया, मैं चाहूंगी कि तुम बस उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया करो जिससे वो सेम ना लगे। तभी यहाँ असाही और याए भी आते हुए अपना अपना डिमांड रखते हैं। उड़ियो ये सुन कहता है तुम सभी तो काफी सेल्फिश हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। उड़ियो स्कूल से घर जा रहा होता है सोचते हुए कि चलो लंच बॉक्स की प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो गई। तभी उसे एक मोड़ पे तीनों श्राइन सिस्टर्स दिखती हैं। वो सोचता है ये भले ही अलग अलग स्कूल में पढ़ती हैं पर घर को जाते समय एक सर्कल बना लेती हैं। वो याद करता है यूना की बातों को कि स्कूल में या उसके आसपास मुझसे बात भी मत करना। तभी उसे सामने सिराही दिखती है, उसकी अनाथ आश्रम की दोस्त, जो कहती है तुम्हारा मुंह हमेशा लटका हुआ क्यों रहता है। तभी उसकी नजर उसके न्यू यूनिफॉर्म पे जाती है और उड़ियो कहता है हाँ वो न्यू स्कूल जा रहा है। सिराही कहती है तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, तो श्राइन मेडन्स के साथ चीजें कैसे चल रही हैं। उड़ियो कहता है हाँ पहले से ठीक है, अपना बताओ, तुम्हें तो आश्रम छोड़े 5 साल हो गया ना, फिर भी तुम आती जाती रहती हो। सिराही कहती है हाँ मेरे नए पेरेंट्स से काफी अच्छे हैं, मुझे रोकते टोकते नहीं है और मेरा भी आश्रम के बच्चों में मन लगा रहता है। तुम तो काफी लकी हो कि 3 लड़कियों के साथ रह रहे हो। उड़ियो जब अपना डेली रूटीन बताता है वहाँ का और सभी बहनों की हरकतें भी, तो सिराही को तो उस पर दया आने लगती है। वो कहती है क्यों ना हम फिर टाइम निकाल कर साथ में कहीं स्टडी करें डेली। तभी यहाँ उड़ियो को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है तो कुछ लोग श्राइन सिस्टर्स की फोटो लेते हुए कह रहे होते हैं अरे देखो ये तो आमागामी सिस्टर्स है ना। उड़ियो सोचता है यूना ने तो कहा था कि उससे स्कूल के आसपास बात भी ना करे, और यहाँ वो सभी काफी परेशान दिख रही हैं। वो सिराही से माफी मांग कहता है बाद में बात करता हूँ। इधर कुछ लड़के श्राइन मेडन्स के साथ फ्लर्ट भी करने लगे थे। उड़ियो भीड़ के बीच में घुसता है और उनका हाथ पकड़ के लेके वहाँ से भागने लगता है। भीड़ देख करके कह रही थी अबे कौन था यो। वहीं सिराही भी ये चीज देख रही होती है। सभी वहाँ से भागते हुए घर को जा रहे थे और यूना कह रही होती है मैंने तुम्हें मना किया था ना,
याय कहती है, तुम फिर से शुरू हो गई? उसने हमारी मदद की है, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ उड़यू एक और अजीब सपना देख रहा था, जहाँ एक छोटा बच्चा एक खोई हुई लड़की की मदद कर रहा होता है। प्रेजेंट में उड़यू उठते हुए कहता है, अब इसका मतलब क्या है? सीन शिफ्ट होता है जहाँ उड़यू याय के फ्रेंड सर्कल पार्टी में आया था, क्योंकि उसे यूना और असाही ने ये कहते हुए भेजा था कि जब याय को चढ़ जाता है तो वो अपना आपा खो देती है, इसलिए प्लीज उसे सही सलामत घर ले आना। तभी यहाँ उड़यू ध्यान देता है कि याय उसके कंधे पर से अचानक से गायब हो गई है। वो देखता है तो बाजू वाले टेबल पे जाके वो कुछ लड़कों को पिलाते हुए कह रही होती है। उड़यू उसे वहां से उठाते हुए कहता है, चलो यहाँ से, इन्हें नहीं पीना है। वो लड़के उठते हुए कहते हैं, अरे क्यों नहीं पीना है भाई, बिल्कुल पीना है, एक हसीना अपने हाथों से पिला रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? उड़यू कहता है, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। याय यहाँ कहती है, हाँ ये ठीक कह रहा है, और हम यहाँ डेट पे आए हैं। याय की फ्रेंड्स कहती हैं, अच्छा वैसे ये कौन है और करता क्या है? याय उड़यू को इंट्रोड्यूस करवाती है फ्यूचर डॉक्टर की तरह, जो क्योटो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जो सुन वो लड़कियां तो इम्प्रेस हो कहती हैं, ओह तो ये माको के स्कूल में है। लेकिन माँ को ये सुन खुश नहीं दिखती। बाहर उड़यू याय से कह रहा होता है, तुम्हें इतनी बड़ी झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, वहाँ एक रियल स्टूडेंट भी थी। तभी वहाँ माँ को पानी की बोतल दे याय को फ्रेश हो लेने के लिए कहती है। याय बताती है, ये मेरी बचपन की दोस्त है। उड़यू कहता है, चलो फिर ठीक है, और उसे हेलो करने बढ़ता है, पर माँ को उसके हाथ पे चाटा मारते हुए कहती है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ उसके साथ आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करो। बात यहाँ अब उड़यू के आत्मसम्मान पे आ गई है और याय कह रही होती है, लगता है तुम दोनों के बीच अच्छा बनेगा। खैर घर को जाते हुए उड़यू याय से माफी मांग रहा होता है उसके बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने के लिए। याय कहती है, कोई बात नहीं। उड़यू पूछता है, क्या इतनी पॉपुलर होने पे भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना? याय कहती है, नहीं बल्कि तो मेरे कई बॉयफ्रेंड थे स्कूल और कॉलेज में, जिन्होंने मुझसे शादी करने तक का भी वादा किया था, पर देखो तो आज कोई भी नहीं दिखता। उड़यू एक जिम्मेदार इंसान की तरह कहता है, वो चाहे तो उसका बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर सकता है जब भी वो पार्टी या फंक्शन में जाए तो, जिससे उसे कोई परेशान ना करे। याय कहती है, ओ तुम कितने स्वीट हो, पर तुम मुझे खुश नहीं कर पाओगे। मेरा मतलब इतने कम लंच देते हो मुझे टिफिन में, घर पे भी खाना बहुत धीरे धीरे बनाते हो, मुझे भूख जल्दी जल्दी लगती है। सीन शिफ्ट होता है घर पे जहाँ उड़यू को पर्स गिरा हुआ दिखता है। वो सोचता है ये तो याय का पर्स है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ मार्केट में उसके सामने एक छोटी बच्ची खो गई थी। याय उसके लिए कुछ खरीद के लाती है और उड़यू से रिसिप्ट मांगता है ताकि वो उसे बाद में पे कर सके, और यहीं पे वो याय का पर्स देखा था। इधर वो बच्ची को कंफर्ट कर रहा था, तभी उसके माता पिता दौड़ते हुए आते हैं और फिर वो उड़यू और याय का थैंक्स करते हुए स्टोरी से निकल जाते हैं। यहाँ याय उड़यू से कहती है, वो बच्ची लकी थी जो तुमसे टकराई, तुम हमेशा सबकी मदद करते हो। उड़यू प्रेजेंट में उसका वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस निकालते हुए कहता है, तो याय के पास लाइसेंस भी है, और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका नाम यहाँ पे याय यामागामी ना होके रिको इचिजो है। वो उसका पर्स देने और उससे इस बारे में बात करने उसके रूम में आता है तो देखता है कि सिर्फ गंध फैली है और कुछ नहीं। वो सोचता है पार्टी में उसने चढ़ा रखी थी, कहीं वो नशे में बाहर तो नहीं चली गई। तभी उसे याय की आवाज सुनाई देती है। वो आके देखता है तो याय असाही और यूना को मना रही होती है बाहर लेट नाइट आउटिंग करने के लिए। वो उड़यू को भी साथ चलने के लिए बोलती है, पर यूना और असाही तो कह रही होती हैं, हमें तो नींद आ रही है। याय यहाँ बताती है कि कैसे रात के समय शहर कितना खूबसूरत दिखता है, मैं तुम्हें अपना फेवरेट फूड भी खिलाऊंगी, और श्राइन, ओहो वो तो पूछो ही मत, कितना चमकता है चांदनी रात में। ये सब सुन तो सोए हुए चचा के अरमान जाग जाएं, ये तो फिर भी टीनेजर्स थी। याय यहाँ कहती है, तो ठीक है, मैं माको को भी बुला लेती हूँ, हम उसके कार से चलेंगे। उड़यू यहाँ सोच रहा होता है वो तो अकल बेच के सो रही होगी, और उड़यू देख के हैरान हो जाता है कि माको तो याय के एक बार बुलाने पे ही आ गई है। माको यहाँ उड़यू को देख के कहती है, ये चमगादड़ मेरे कार में नहीं बैठेगा, पर याय के कहने पे वो मान जाती है। उड़यू सोचता है ये तो याय की हर बात मानती है। वो कहता है, हाँ हाँ मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे कार में बैठने का, मैं तो बस इनकी हिफाजत के लिए आ रहा हूँ। फिर वो याय की पर्स लौटाते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। और याय कहती है, हाँ ठीक है कर लेना। इधर असाही और यूना ये सुन हैरान होकर के सोचती हैं, इसे अचानक से क्या बात करना है, वो भी अकेले में। ये लोग निकलते हैं और कार में बैठे उड़यू सोचता है कैसे वो मौका निकाले ताकि वो याय से उसके नाम के बारे में पूछ सके। वहीं असाही और यूना तो चुपचाप बैठी थी। याय सभी को सबसे पहले लेके आती है जहाँ बहुत से जुगनू देखे जाते हैं, पर ये तो उतना ही खाली था जितना तुम्हारा दिमाग क्वेश्चन पेपर को देख के हो जाता है। याय कहती है, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है?
उड़ियो यहाँ याई को आवाज देता है ये कहने के लिए कि हम अलग अलग होकर ढूंढते हैं, पर इससे पहले ही माँ को कहती है क्यों ना हम थोड़ा ऊपर चल के देखें। वो असाही को छोड़ ऊपर देखने जाते हैं क्योंकि वो कह रही थी कि मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जो जुगनू देख के खुश हो जाऊंगी। यहाँ वो उड़ियो के साथ बैठे सभी के आने का वेट कर रही होती है। अचानक से वो उड़ियो से पूछती है तुम्हें कैसी फिगर पसंद है। उड़ियो कहता है क्या, वैसे मैंने कभी इन बातों के बारे में सोचा नहीं है। असाही कहती है लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर। उड़ियो कहता है ये तुम क्यों पूछ रही हो। असाही कहती है छोड़ो मत बताओ। वो सोचती है तुम याई को पसंद करते हो या नहीं ये पूछने की जगह मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ। तभी उसे नदी के ऊपर जुगनू दिखाई देते हैं, पर ध्यान से वो देखती है तो ये चांद का रिफ्लेक्शन था। असाही याद करती है कैसे वो याई के सामने भी खुद को बड़ा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहती थी, क्योंकि वो जुगनू की तरह ही है जो सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। वो उड़ियो से पूछती है तो तुम जुगनू के पीछे क्यों नहीं गए। उड़ियो कहता है मुझे उससे ज्यादा अच्छा ये व्यू देखने में लग रहा है। तभी यहाँ याई उड़ियो को आवाज देती है कि आओ हमने जुगनू ढूंढ लिया है, पर तभी असाही उसके कंधों पे सोने की एक्टिंग करने लगती है ताकि वो ना जा सके। उड़ियो इशारा करता है और बाकी सब चली जाती हैं। यहाँ असाही सोच रही होती है मैं इतनी भोली क्यों बन रही हूँ, शायद 2 दिनों से अच्छे से सो नहीं पाई इसलिए। इसके बाद ये मॉल आते हैं जहाँ माँ को कहती है आज की पार्टी मेरी तरफ से। उड़ियो जैसे ही कहता है थैंक्स माँ को कहती है मैं तुम्हें ऑफर नहीं कर रही। अंदर आके जब सभी अपनी अपनी पसंद की चीजें ले रहे होते हैं उड़ियो याई को मैसेज करता है अकेले में बात करने के लिए, पर माँ को ये देख उसके फोन का नोटिफिकेशन ही ऑफ कर देती है, जो उड़ियो देख लेता है और समझ जाता है कि वो ये सब जानबूझकर ही कर रही है। वहीं यूना कहती है कि उसे कुछ नहीं लेना, और थोड़ी देर बाद उड़ियो देखता है कि वो तो आइसक्रीम को ही घूरे जा रही है। यहाँ पूछने पे वो कहती है मैं खुद के लिए किसी को अपना पैसा खर्च करने नहीं दे सकती ना, और अपनी मॉम की रिस्पॉन्सिबल बनने वाली बात को याद करती है। पर जैसे ही वो स्टोर से बाहर निकलती है उड़ियो एक बैग आइसक्रीम लेके बैठा था। यूना कहती है तुम क्या बाहर ब्लैक में आइसक्रीम बेचने बैठे हो। उड़ियो कहता है अरे हाँ मैं कुछ ज्यादा ही खरीद लिया हूँ और ये पिघल भी जाएगा, क्या तुम इन्हें खत्म करवाने में मेरी मदद कर सकती हो। जो सुन तो यूना खुश ही हो जाती है। जब वो देखती है कि उसे इस तरह से खाते हुए उड़ियो देख रहा है वो पूछती है हे मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। उड़ियो कहता है तुम फनी तरीके से खा रही हो। यूना कहती है तुम मेरे मुंह के सामने मेरा मजाक कैसे बना सकते हो। कुछ देर बाद माँ को उड़ियो को केन देते हुए कहती है तुम इतने भी बेकार नहीं हो, तुमने अपना पैसा खर्च किया, अगली बार से मैं तुम्हें भी ट्रीट देने का सोचूंगी। जैसे ही वो जाने लगती है उड़ियो पूछता है तुम जानती हो ना रिको इचिजो के बारे में, इसीलिए तुम मुझे याई से इस बारे में बात नहीं करने दे रही। मुझे जानना है उसका और याई का क्या रिलेशन है। सीन शिफ्ट होता है और सभी श्राइन को निकलते हैं। उड़ियो अपना फोन चेक करता है तो उसे याई ने रिप्लाई किया था कि हम श्राइन में पहुंच के बात करते हैं। यहाँ उड़ियो माको की कही बात को याद करता है कि रिको इचिजो को मत ढूंढो, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। उड़ियो यहाँ सोचता है कि क्या उसे बात करनी चाहिए इस बारे में। सभी श्राइन पहुंच के काफी एक्साइटेड थे और जैसे ही तीनों बहनें आगे बढ़ती हैं माँ को उड़ियो को दी गई अपनी वार्निंग को याद दिलाती है। जब उड़ियो पूछा था कि रिको इचिजो नहीं रही इससे तुम्हारा क्या मतलब है, माँ को कहती है तुम्हें ये क्यों जानना है। उड़ियो कहता है क्योंकि मैं उत्सुक हूँ जानने को। माँ को कहती है अगर तुम इस बारे में जानते हो तो तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। उड़ियो कहता है क्या ये एक धमकी है। माँ को कहती है नहीं ये एक चेतावनी है, और अगर तुम्हें सिर्फ जानने की उत्सुकता है तो अपने इंद्रियों को काबू में रखो। सीन प्रेजेंट में आता है। श्राइन में घुसते ही यूना कहती है आधी रात में श्राइन आना कितना डरावना लगता है। असाही कहती है हाँ। याई कहती है क्यों ना हम बेल्ला चाव गाते हुए चलें। यूना कहती है तुम्हें श्राइन में आके बेल्ला चाव करना है। याई कहती है हा मैं तो मजाक कर रही थी। और मैं भी। यहाँ याई कहती है श्राइन जाने का 2 रास्ता है, क्यों ना हम 2 ग्रुप में बढ़ जाएं और देखते हैं कौन सा ग्रुप जीतेगा। उड़ियो तुरंत से कहता है मैं याई के साथ जाऊंगा। जो सुन असाही और यूना कहती हैं क्या। याई कहती है हाँ, और ऐसे आखिर हमें अकेले थोड़ा टाइम मिलेगा। उड़ियो यहाँ सोचता है मुझे सिर्फ उत्सुकता नहीं है रिको इचिजो के बारे में, बल्कि पता नहीं क्यों ये नाम सुनकर और भी कुछ याद आता है। माँ को कहती है मैं तुम में से किसी ग्रुप के साथ नहीं आ रही, मुझे कार ड्राइव करनी है ना, इसलिए मैं थकना नहीं चाहती, तुम चारों जाओ होके आओ। उड़ियो सोचता है ये जरूर छुप के नजर रखने वाली है। याई उड़ियो का हाथ पकड़ कहती है ठीक है तो हम 2-2 के ग्रुप में डिवाइड हो ही गए हैं, चलो चलें। तभी अचानक से असाही भी उड़ियो का हाथ पकड़ कहती है रुको मैं भी उड़ियो के साथ जाना चाहती हूँ। उड़ियो कहता है हे असाही तुम्हें अचानक से क्या हुआ। असाही कहती है
वो आज मकर राशि वालों के लिए एक लड़के के साथ घूमना शुभ माना गया है। उड़ियू कहता है क्या? असाही कहती है जो भी है मैं तुम्हारे ग्रुप में रहूंगी। याई कहती है हे असाही, उड़ियू ने तो मुझे पहले पिक कर लिया है ना। अपनी दोनों बहनों की ऐसी बातें सुन यूना तो यहाँ कुछ और ही इमेजिन करके सोच रही होती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसे ऐसे खोए हुए देख उड़ियू कहता है ओए पागल लड़की, अब तुम क्या सोचने लगी? असाही को समझाओ। यूना कहती है फिर तो मैं भी उड़ियू के साथ जाऊंगी। फैसला होता है रॉक पेपर सीजर से, तो याय और असाही का पेड़ बनता है। असाही कहती है अब मुझे लग रहा है कि हम कितने बेशर्मों जैसे लड़ रहे थे। याय कहती है हाँ तुमने सही कहा। वहीं दूसरी तरफ यूना कह रही होती है आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ? उड़ियू कहता है क्योंकि तुम जीत गई थी। इधर याय पूछती है तुम इसलिए साथ आने की जिद कर रही थी ना ताकि जान सको हम क्या बात करने वाले हैं। असाही कहती है क्या क्या नहीं, और चुप हो जाती है। याय कहती है असाही कहीं तुम उड़ियू को पसंद तो नहीं करने लगी? असाही घबराती हुई कहती है क्या मेरा उड़ियू पे क्रश? ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हुए वो बाउंड्री से नीचे गिरने वाली होती है, पर याय उसका हाथ पकड़ लेती है और सीन अब उड़ियू पे आता है। वो यूना से पूछता है तुम्हें क्यों मेरे साथ आना था? यूना कहती है हाँ माना कि तुम घर के सारे काम कर लेते हो, पारिवारिक लड़के हो, दूसरों को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कीमती बहनों को तुम्हारे जैसे ठड़की के साथ छोड़ दूं, वो भी तब जब दोनों का दिमाग ठिकाने ना हो। उड़ियू कहता है ये तुम क्या बक रही हो, बिल्कुल गलत समझ रही हो। तभी यूना जोर से चिल्लाती है। उड़ियू कहता है क्या है, वो सिर्फ एक बिल्ली है। उड़ियू देखता है तो वो उसकी टी शर्ट को पकड़े हुए थी। वो कहता है जरा आराम से पकड़ना वरना तुम पे ही ठड़की होने का आरोप लग जाएगा। चलते हुए वो पूछता है कि तुम्हें इतना डर लगता था तो तुमने लेट नाइट आउटिंग के लिए हाँ ही क्यों किया, घर में पड़ी रहती। यूना कहती है मैंने सुना है आधी रात में श्राइन गॉड के सबसे ज्यादा क्लोज होता है और यहाँ मरने वाले लोग भगवान बनते हैं। उड़ियू कहता है ओह तो तुम शायद अपनी मॉम को देख पाओ इसीलिए। यूना कहती है हाँ पर मैं ये डायरेक्ट बोलूंगी तो तुम जैसे नास्तिक इन बातों पे हंसेगा। उड़ियू कहता है शायद नहीं, क्योंकि मैंने भी रियलाइज किया है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले को डंडा करने का परफेक्ट जगह मिल गया है। तभी उसका कॉल रिंग करता है और यूना डर जाती है। कॉल पे असाही रोते हुए बता रही थी कि याय बाउंड्री से नीचे गिर गई है। दोनों भाग के वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ माको भी थी। उड़ियू पूछता है क्या हुआ? असाही रोते हुए बताती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं गिरने वाली थी अपनी घबराहट की वजह से, पर याय मुझे खींचने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर गई। यूना उसे शांत करवाती है और माँ को नीचे जाकर के उसे ढूंढने का डिसाइड करती है। उड़ियू कहता है मैं तुम्हें तो बिल्कुल उसे ढूंढने नहीं जाने दूंगा, पता नहीं तुम आके फिर ये कह दो कि याया मागामी भी नहीं रही, मैं ढूंढ के आता हूँ। और यूना तुम इस पे नजर रखना। वो नीचे फ्लैशलाइट लेके उतरते हुए कहता है ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ऊपर श्राइन तक जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो उसे आवाज देता है और रिप्लाई करने को कहता है, पर कोई फायदा नहीं था। तभी अचानक से उसे सामने हवा में टंगा एक मास्क दिखाई देता है। वो पूछता है याय क्या ये तुम हो? वो उसकी तरफ भागता है और अचानक से फूल पत्तियां उसके सामने दिखने लगती हैं और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मिडिल स्कूल के बच्चे के शरीर में था। वो सोचता है कि मैं हूँ कहाँ और ये बच्चे के शरीर में कैसे आया। वो बहुत से सवाल कर रहा था, तभी उसकी सारी यादें मिट जाती हैं और वो अपने स्कूल बैग को देख कहता है मैं तो अनाथ आश्रम जा रहा था ना। तभी उसे एक बेंच पे बैठी लड़की दिखती है जो अपना हाथ खड़ा कर उसे शायद बुला रही थी। उड़ियू उसके पास जाके पूछता है हे तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? वो कहती है मुझे नहीं पता। उड़ियू कहता है लगता है तुम खो गई हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की अपना नाम रिको इचिजी जो बताती है। उड़ियू कहता है चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ आता हूँ। पर उसकी पेट के गुड़गुड़ को सुन उड़ियू उसके साथ एक दुकान पे आता है। जब वो उसे पैसे दुकानदार को देने को कहता है तो वो उसे ही देखने लगती है। उड़ियू कहता है हे तुमने पहले कभी सिक्का नहीं देखा क्या? फिर वो दोनों नदी किनारे खाने बैठे थे और रिको मुंह खोल के उसके खिलाने का वेट कर रही थी। उड़ियू कहता है तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? रिको कहती है मैं खुद से कभी कुछ नहीं खाई। उड़ियू सोचता है शायद बड़े घर की बेटी लगती है। वो उसे पकड़ाते हुए कहता है ये लो एक बार खुद से खा के देखो। रिको खुद से एक बाइट लेती है और कहती है ये मेरी लाइफ की सबसे टेस्टी चीज क्यों लग रही है? उड़ियू कहता है हाँ जब खुद के हाथों से खाते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है। अचानक से रिको उसके करीब जाते हुए कहती है मुझे और भी चीजें सिखाओ जिसमें मुझे मजा आए। इसके बाद वो उसे प्लेग्राउंड लेके आता है जहाँ उसकी हरकतों को देख वो सोचता है ये तो बिल्कुल एक रोबोट के जैसी है और इसका चेहरा याय से मिलता जुलता लगता है। फिर वो सोचता है लेकिन ये याय कौन है और ये नाम मैं कैसे जानता हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है और किसी एक मासूम इंसान के साथ शाम बिताने का मजा तुम क्या जानो ओटाकू बाबू।
खैर उड़ियू कहता है चलो मैं तुम्हें अब पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। अचानक से लाइट इनके चेहरे पे आके लगती है और रिको कहती है लगता है उसकी जरूरत नहीं है। उड़ियू देखता है सामने से बहुत से गार्ड्स कार से निकल लेडी रिको कह के घर चलने को कह रहे थे। उड़ियू सोचते हुए मुड़ता है कि चलो पगल चट्टी से छुटकारा मिला, पर तभी उसे रिको का आवाज सुनाई देता है, छोड़ो मुझे नहीं जाना है। वो गार्ड कहता है हमें माफ कीजिएगा, और आपको कैसे भी घर लाने की परमिशन मिली है हमें। रिको कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, वो हमेशा कहते रहती हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से तय कर रखा है कि तुम्हारे लिए सही क्या है, और मुझे वो सही नहीं लगता। यहाँ उड़ियू को याद आता है याई की बातों का, जब वो भी ऐसे ही इंडिपेंडेंट होकर जीने की बात करती है, और वो भी बात जब वो कही थी कि ये लड़की लकी थी जो ये तुमसे मिली उड़ियू, आखिर तुम हमेशा हमारी मदद के लिए आते हो। और हमें पता चलता है कि रिको इचिजी जो ही याई है, वो उसे पकड़ कहता है अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं अकेला छोड़ूंगा। वहाँ से भागते हुए उड़ियू सोचता है तो अपने लाइफ के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने रिको इचिजिजो की लाइफ पूरी तरह से बदल दी, यानी याई की लाइफ, और मैं ये सब चीजें भूल कैसे गया था। अच्छा कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। आपको पता ही है कि उड़ियू को फ्यूचर की चीजें कभी कभी अपनी आंखों के सामने फ्लैश करती हैं, तो बचपन में उसे इस लड़की के साथ मिलने पे उसे याई का फ्यूचर दिखा था, जिस वजह से वो ऐसा किया और ये चीजें वो भूल गया था। आओ देखते हैं कि उसने रिको की लाइफ कैसे बदली। इधर सारे रिको के गार्ड्स उसे ढूंढने में लगे थे और उड़ियू उसे लेकर के छुप के बैठा था। उनके जाने के बाद रिको उससे माफी मांगती है कि वो उसके लिए खुद पे प्रॉब्लम ले लिया। उड़ियू कहता है कोई बात नहीं, गार्जियन है तो क्या, उन्हें थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए। पता है माहिरो भी जब गुस्सा होती है तो बहुत डरावनी लगती है। तभी वो कहता है अरे नहीं मैं तो लेट हो गया, माहिरो तो चिंता में आ जाएगी, मुझे उसे इन्फॉर्म करना होगा। उसे ऐसे घबराते देख रिको हंसने लगती है पर मुंह छुपा के। उड़ियू पूछता है तुम हंसी रही हो ना? रिको कहती है नहीं, क्योंकि मैं हंसूंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। उड़ियू यहाँ सोचता है ये जरूर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली से है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी बेस्ट जगह पे लेके चलता हूँ। चढ़ते हुए वो उसे पहाड़ी पे ले आता है जहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। वो कहता है तुम यहाँ हंस सकती हो, अपने दिल की बातें बोल सकती हो, तुम्हें कोई नहीं देखने सुनने वाला। यहाँ रिको फिर जोर जोर से अपनी मॉम को गालियां देने लगती है कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो, मुझे अपने से चीजें नहीं करने देती, मुझे अपने मनपसंद से घूमना है, दोस्तों से मिलना है, और तुम मुझ पे नजर रख सकती हो ना कि मुझे कंट्रोल करोगी। ये सुन उड़ियो को एक बात और फ्लैश होती है कि याई का फ्रीडम का मतलब ये था, और इसीलिए उसे फ्रीडम मिलता था तो वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। जब वो अपनी भड़ास निकाल लेती है उड़ियो कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ आश्रम में चल सकती हो, लेकिन रिको उसे रोकते हुए कहती है तुम्हें पता है मैं नहीं आ सकती। उड़ियो कहता है हाँ तुम्हें अपने मन की करनी है, ठीक है तो तुम आज से फ्री हो, और वादा है कि तुम फिर से कभी खो जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और उड़ियो के सामने बेहोश याई दिखती है। वो कहता है देखा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना। वो देखता है तो उसे चोट तो नहीं आई थी। तभी उसका ध्यान उसके बिगड़े कपड़ों पे जाता है। वो सोचता है अगर ये अभी ऐसे होश में आई तो खुद को ऐसे देख करके शर्मा जाएगी, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, और कर्म करने जाता है और कांड हो जाता है। उसी टाइम याई होश में आ गई थी। No, God, please, no! इधर यूना और सभी को वो इन्फॉर्म करके बताता है कि याई मिल गई है और वो साइड के रास्ते से आ रहे हैं। रास्ते में याई कहती है तुम सभी चिंता में आ गए होगे ना? उड़ियो कहता है हाँ। वो माफी मांगती है और पूछती है तो बताओ तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी थी? उड़ियो कहता है मैंने तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम रिको इचिजिजो देखा, और मुझे याद आया कि मैं बचपन में भी एक लड़की रिको से मिला था, वो तुम ही हो ना? याई कहती है हाँ। उड़ियो कहता है एक और बात, मैं उस टाइम पे अपने बिस्तर पे एक बार सुसु कर दिया था। महिरू का डांट खाने और सभी के हंसने के डर के मारे मैंने उस गद्दे को उठा के कपबोर्ड में रख दिया, और बदबू के कारण महिरू ने पकड़ लिया और मुझे बहुत डांट पड़ी थी। ये मेरा डार्केस्ट सीक्रेट था जो मैं अपने साथ दफन करके ले जाने वाला था। याई पूछती है तो तुम ये मुझे क्यों बताए? उड़ियो कहता है एक सीक्रेट तुम्हारा मुझे पता है तो मेरा भी तुम्हें अपना सीक्रेट बताना तो बनता है ना। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ ये देख करके कि वो लड़की जो डरी सहमी रहती थी आज वो खुल के अपनी लाइफ जी पा रही है। याई याद करती है उस दिन की बात जब वो देर रात अपने घर पे गई थी और वो सारा कुछ उसने कह दिया जो उसके दिल में था। उसकी मॉम इतना गुस्सा होती है कि उसे घर से निकाल आमागामी श्राइन में छोड़ देती हैं, जहाँ यूना और असाही की मॉम रिको का नाम याई रखती हैं। अब उनको कैसे पता कि इसका नाम याई ही रखना है ये आगे पता चलेगा। फिर यहाँ से वो यूना और असाही के साथ एक फ्रीडम भरी माहौल में बड़ी हुई। प्रेजेंट में वो उड़ियो का हाथ पकड़ थैंक्स कहती है क्योंकि उसके कारण ही वो खुद को बदल पाई और रिको का पुनर्जन्म हो पाया। इधर यूना और असाही याई से मिलकर काफी खुश होती हैं और पीछे से उड़ियो माको से कहता है तुमने सही कहा था, रिको इचिजिजो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। माको कहती है
मेरी वार्निंग देने के बाद भी तुमने ये पता लगाया ना? उड़ियो कहता है हाँ, और मैं हमेशा उसके साइड रहूंगा, चाहे वो कोई कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, और उसके लिए मुझे मेरे ड्रीम को पूरा करने में मुश्किलें ही क्यों ना आए। माको कहती है फिर से तुम उसके बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो शायद तुम उसके भाग्य को बदल सकते हो। इसके बाद वो सभी को श्राइन छोड़ स्टोरी से निकल लेती है। इधर यूना और असाही कहते हैं आज की रात तो यादगार रहेगी। तभी असाही कहती है या इतनी जल्दी रूम में क्यों भाग गई? उड़ियो कहता है वो एक खुली आत्मा है। इधर अंदर हम याय को देखते हैं जो बिस्तर पे अजीब हरकतें कर कह रही होती है नहीं, मुझे किसी खटमल ने नहीं काटा, मैं तो अब उसको सही में प्यार करने लगी हूँ। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। उड़ियो अपने रूम में बैठ के पढ़ते हुए कह रहा था मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? याय कहती है तुम पंखा क्यों नहीं चला लेते? उड़ियो हैरानी से पूछता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? याय कहती है ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है तब तक जब तक कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ ना रहे। अच्छा मुझे ना एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। उड़ियो सोच रहा होता है उस श्राइन वाले इंसिडेंट के बाद से याय मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपकने लगी है, कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। और वो अब तक याय उसके बारे में जो भी कही थी वो सब याद करने लगता है। इधर याय उड़ियो का एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करी थी और नीचे एक हार्ट भी बनाया था। तभी अचानक से यूना और असाही आते हैं और असाही कहती है तुम दोनों एक ही कमरे में क्या कर रहे हो? याय कहती है चुप हो जा मंद बुद्धि, उड़ियो हेडफोन डाल के अपना पढ़ाई कर रहा है और मैं यहाँ अपना असाइनमेंट बना रही हूँ। यूना जाने को बढ़ती है तभी देखती है कि असाही भी वहीं बैठ गई है, ये कहते हुए कि जब तक याय यहाँ है मैं भी यहीं रुकूंगी। उन दोनों को ऐसे बिहेव करता देख यूना भी कहती है मैं भी रुकती हूँ फिर, और सोचती है कि ये दोनों उस श्राइन वाले दिन से कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, इसलिए अजीब बिहेव कर रही हैं। तभी यूना और असाही की नजर उड़ियो के पोर्ट्रेट के नीचे हार्ट शेप पे जाती है। यूना पूछती है क्या तुम डेट कर रहे हो? याय कहती है ऑफिशियली तो नहीं, पर मैं उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद जरूर पूछूंगी, और तुम दोनों चिंता मत करो, मैं उसे शादी करके इस श्राइन को भी बचा लूंगी। जो सुन दोनों कहती हैं क्या ये तुमने कब डिसाइड किया? अचानक से उड़ियो इन मंडली को देख पूछता है तुम तीनों अब क्या कर रही हो यहाँ? वो कहती हैं कुछ नहीं, हम तो चिड़िया और बस खेल रहे थे।